अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर, जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम CSS फिज़िक्स पार्ट 2 EMT मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का जो पोर्शन है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, बल्कि 3 लेक्चर। फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात की, दूसरे में हमने गॉसेस लॉ और उसका प्रूफ देखा, और थर्ड लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म को स्टडी किया था। तो आज हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि ये पहली एप्लीकेशन आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। ठीक है, और ये एप्लीकेशन CSS के पेपर में 2 दफ़ा 2012 और 2015 के पेपर में आ चुकी है। आप जाके FPSC की जो साइट है वहाँ से आप पेपर डाउनलोड करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशंस जो हैं गॉसेस लॉ की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपने गौर से समझना है। वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपने इस वीडियो को गौर से वॉच करना है, और अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दे, मैं वहाँ पे आपको कंफर्म कर दूँगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक। जी अच्छा, अब टॉपिक का जो नेम होता है ना, अगर आपने इस नेम को समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने 50% टॉपिक आप तभी सॉल्व कर चुके होते हैं जब आप टॉपिक का जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसको समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है तो वो बात गलत होगी। देखें, अब वो कैसे समझना है, हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को तोड़ना है। इस स्टेटमेंट को हमने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। फ्रेगमेंट्स इसके क्या क्या बनेंगे, देखें। पहला फ्रेगमेंट मैं इसका तोड़ तोड़ के ये बनाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि हमने ई जो है वो फाइंड करना है। बात समझ आ गई यहाँ तक। इससे हमें ये पता चला कि हमने क्या फाइंड करना है, ई। अच्छा जी, DO2 किसकी वजह से, इनफाइनाइट। देखें, इनफाइनाइट का क्या मतलब है, अनलिमिटेड, लामहदूद होगी, पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या है, लाइन है। अच्छा, इनफाइनाइट लाइन मतलब एक लंबी लाइन होगी जिसकी कोई हद भी नहीं होगी। ठीक है, ऑफ किसकी लाइन है, उस पे क्या है, ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक लंबी लाइन होगी जिस पे चार्जेस पड़े होंगे, उस लाइन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन चार्जेस की वजह से वहाँ पे जनरेट होगा वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है कि ये चार्जेस जो है आया कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। देखें, जब हम नहीं लिखते साथ नेगेटिव, देखिए हम कुछ भी नहीं लिखते, इसका मतलब है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेट सपोज आपको कहीं पे 3 लिखा हुआ मिल जाए, आप इसको क्या समझेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप पॉजिटिव ही समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसके साथ लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती। नेगेटिव होगा तो वो आपको बता देगा, नेगेटिव होगा तो वो आपको बता देगा। अगर नहीं बताएगा तो जिस तरह 3 के साथ नहीं बताया और हमने इसे क्या सपोज किया, पॉजिटिव नंबर, इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या सपोज करेंगे, पॉजिटिव। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, आप देखें, जो जो डाटा इसने कहा, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, आपने बात को गौर से समझना है। नोट्स एट द एंड आपको मिल जाएंगे, जब वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपसे शेयर करूँगा। जी, हमें उसने क्या कहा कि एक बहुत बड़ी, हमें उसने क्या कहा कि एक बहुत ही बड़ी क्या है, लाइन है, उस लाइन के ऊपर क्या है, चार्जेस पड़े हैं। देखिए, लेट्स सपोज ये मैंने लाइन कंसीडर कर ली, ये एक जैसे हमने रॉड ले लिया। देखिए, अब इस लाइन के ऊपर क्या पड़े हैं, चार्जेस। अब चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव,
मैंने अभी आपको क्या बोला कि चार्जेस हम कौन से लेंगे, पॉजिटिव। अब क्या है कि ये बहुत बड़ी लाइन थी, लेट सपोज ये समझ लें कि ये इनफाइनाइट है। ये लाइन क्या है, ये जो मैंने आपके सामने ड्रा किया ये क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन हम इनफाइनाइट का फील्ड कैसे निकालें? हम ये फार्मूला लेके गॉस लॉ को लेके इसके पीछे भागते रहें फिर तो इसका मतलब ये है कि हम इसका टुकड़ा लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर n नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। और वैसे अगर ऐड ना भी करें तो सारा का सारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। जो इस टुकड़े में, लेट सपोज आपने ये टुकड़ा कंसीडर कर लिया, इस टुकड़े में जो चार्ज होगा उस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा हर एक पॉइंट पे वही होगा। क्यों? रीज़न ये है कि पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज क्या होता है, हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ढेर लग जाएगा और आगे जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई आपके पाकिस्तान का बजट नहीं है जो सारा लाहौर पे लगेगा और आगे जाएगा ही नहीं, ना ना, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या होना है कि आपके पास ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब अगर आप इस टुकड़े का निकाल लेते हैं, इस टुकड़े का, तो वो आप उसको हर एक के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई हमारा यही होने वाला है। अच्छा जी, अब देखें इस पे मैंने अप्लाई क्या करना है, गॉसेस लॉ। जैसा कि आप देख चुके हैं ऊपर कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब अगर आपको याद हो, अगर तो आपने पिछली वीडियो देखी हैं तो आपको इस बात का पता होगा, बड़ी ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन किया था मैंने कि गॉसेस लॉ में एनी क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या था। इसका मतलब मैंने वहाँ पे लिखा था कि गॉसेस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। इसका मतलब ये है यहाँ तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अगर क्लोज सरफेस होगी तो गॉसेस लॉ अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं होगी तो आप गॉसेस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ना क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, है नहीं, यहाँ पे ये क्लोज सरफेस मौजूद नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमने एक सिलेंडर ले लिया। हमने क्या किया है, हमने एक सिलेंडर ले लिया और ये वो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर हमने ले लिया और इस सिलेंडर को हमने जो है इसके अंदर है, हमने यहाँ पे ये लाइन इसके अंदर से पास करवा दी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ जाएंगी, ये देखें इधर बाहर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर ही निकलेंगी ना, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं ज़्यादा नहीं ड्रा करता, सिर्फ ये आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अब देखिए, अगर आपने एफएससी में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ी थी, ये एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं थी, देखें तो हम क्या करते हैं, हम फेस कंसीडर करते हैं। कितने फेस हैं, देखें अगर आप गौर से देखें तो एक फेस ये बन रहा है सिलेंडर का, जो अपर साइड बनेगी। एक फेस इसका ये बन रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, लोअर साइड। एक अपर साइड, एक लोअर साइड, और एक बनेगा कहीं पे इसका ये मिड कर्व्ड पास सेंटर। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे कर्व्ड लेते थे ये। तो 3 पॉइंट के लिए इसका मतलब ये है कि इसके 3 बनेंगे हमारे पास क्या, फेसेस, मतलब 3 सरफेसेस बनेगी। अगर आप कहें फेस तो ये 2 बनने, 3 सरफेसेस बनेगी। अब उन तीनों के लिए हम पे देखें, अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब ज़रा गौर करें, अगर आपको कहें ना कि गॉसेस लॉ यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो आपने करना क्या है, हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए 2 तरह का फ्लक्स निकालते हैं। बात मेरी गौर से समझना। हम क्या करते हैं,
दो तरह का फ्लक्स निकालते हैं। एक फ्लक्स निकालते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ है फ्लक्स, इसको मैं लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन से एक तो फ्लक्स निकालते हैं और एक निकालते हैं बाय गॉस लॉ। अब जो बाय गॉस लॉ है उसकी बाद में करता हूँ। अभी मैं ये आपको बताता हूँ कि बाय डेफिनेशन फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है। देखें अब यहाँ, और ये मैंने क्यों कहा ये भी आपको 2-4 मिनट बाद पता चल जाएगा। अब देखें फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, बट हम यहाँ पे डी ए ले रहे हैं कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे पोर्शन कंसीडर किया है उस पोर्शन की आप ऐसे ले लें, उस पोर्शन का ये जो यहाँ रेडियस बनेगा यहाँ से, या आप यहाँ से ले लें सेंटर से, चलो इधर तक ले लें, ये आर बनेगा, ये क्या बनेगा आर बनेगा। और इसकी जो ये हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं क्या कह देता हूँ एच कह देता हूँ। रेडियस आर है सिलेंडर का और इसकी हाइट क्या है एच है, रेडियस इसका क्या है आर है, ठीक है। अब देखें और ये जो हमने लिया है पोर्शन है, इस पोर्शन की जो एरिया है वो डी है, इस पोर्शन का एरिया क्या है डी ए है, क्या है डी ए कैपिटल नहीं, क्योंकि हम फुल की बात नहीं कर रहे, हम तो थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डी है। अब देखें अब यही फ्लक्स है कुछ यहाँ पे भी देखें, यहाँ इस फेस की बात करें तो यहाँ लेट सपोज ये आपने एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से ये डी ए किधर होगा बाहर की तरफ होगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये डी ए किधर होगा बाहर होगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। और अगर यही डी ए आप यहाँ पे देखते हैं लेट सपोज यहाँ पे, तो यहाँ बाहर का मतलब इधर हम ड्रा करेंगे या इधर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये आउटवर्ड, तो ये नॉर्मल बनेगा। अब कितने नॉर्मल बन गए 3, एक अपर सरफेस, आगे बात 2 मिनट की है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डीपली लेके चल रहा हूँ। अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, आपको नज़र आ रहा है ये लोअर सरफेस, और यहाँ पे बनेगी कर्व्ड सरफेस। इसका मतलब ये है कि आपको बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाइंड करना था यहाँ पे, तो यहाँ आपको 3 सरफेसेस मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है आप इन तीनों के लिए क्या करेंगे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ किसके लिए अपर के लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे जी। अपर के लिए अगर मैं बात सिर्फ किसकी कर रहा हूँ अपर की कर रहा हूँ, तो अपर के लिए मैं इसको कह देता हूँ ये फ्लक्स मेरा है φ1 और यहाँ पे E डॉट डी ए ये आ गया। अब अगर आप इसका ये डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखते होते थे, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, सॉरी जब ये लिखेंगे तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, वेक्टर साइन नहीं लगाते क्योंकि ये स्केलर बन जाता है, ये नहीं लगाते, ये आपने काट देने जी। अच्छा जी, तो कॉज आ गया। अब यहाँ पे देखें ये है ई की डायरेक्शन और नॉर्मल है अपवर्ड। देखें ये है एरिया, आप गौर से देखना है आपने, मैं थोड़ा आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है जो ब्लू आपको बाहर नज़र आ रही है ये है एरिया, और जो रेड है ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है एग्जैक्टली 90, कितना बन रहा है 90। तो जब यहाँ पे आप cos 90 रखेंगे तो क्या होगा, क्या मन नहीं आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा ई डी ए कॉज ऑफ 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ई डी ए और अंदर क्या आ जाएगा 0, और फ्लक्स जो φ1 था ये क्या आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे एक और साथ ही मिलती जुलती बात, अब देखें अगर लोअर की बात करेंगे तो लोअर में क्या यही कहानी नहीं है, ये आपका जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका नॉर्मल। एंगल आप खुद चेक कर लें, ठीक है। यहाँ भी एंगल क्या बनेगा 90। इसका मतलब ये है कि इस केस में, लोअर के केस में भी आप ये नोट से देखेंगे, लोअर के केस में भी क्या आएगा, फ्लक्स φ2 भी क्या हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं कर्व्ड के केस में। किसके केस में, कर्व्ड के केस में। अब अगर आप कर्व्ड की बात करें, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस में इस फ्लक्स को φ3 कह देते हैं और ये भी EDA cos थीटा लिख देते हैं। अब देखें, ज़रा गौर करना है आपने। अब देखें, इसको रट्टा नहीं लगाना, बात को आपने समझ के चलना है। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस समत में, इस समत में, और यही है मेरा नॉर्मल। एंगल क्या बनेगा, ज़रा गौर सोचे। एंगल यहाँ क्या बनेगा, ये है पैरेलल, और पैरेलल में कोई एंगल है नहीं होता, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 0। एंगल क्या बनेगा 0। जब यहाँ एंगल 0 बनेगा तो ये आपके पास आ जाएगा EDA cos 0, EDA cos 0। और ये आपके पास है, जब आप cos 0 लेंगे तो फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, cos 0 क्या आ जाएगा जी, ये cos 0 और ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा EDA। अच्छा देखें, अब ये है DA। अब DA को ज़रा गौर से आपने समझना है। अब अगर आप DA की बात करें तो ये है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। किसकी, सिलेंडर की। किसकी, सिलेंडर की। अब देखिए, लेट्स सपोज मैं ये कर लेता हूँ कि इसकी ये जो विड्थ है और ये हाइट है सिलेंडर की। देखें, सिलेंडर की ये इसकी सारी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो मतलब इस विड्थ को मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया। अब देखें, ये तो E है, ये क्या है E। अंदर ये जो विड्थ है यहाँ बनेगा सर्कमफेरेंस। क्या बनेगा, सर्कमफेरेंस। तो ये क्या आ जाएगा 2πr। ये आपने देख लेना, 2πr होता है सर्कमफेरेंस। यहाँ पे तो एक किस्म का सर्कल बन रहा है ना ये, और यहाँ पे जो हाइट है वो h है, तो ये आपके पास क्या आ गया φ3। यहीं पे मैं इसकी बात क्लोज करता हूँ ताकि आगे का लास्ट की वो कहानी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स ले लें तो टोटल को E कह दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये आ जाएगा φ1 φ2 φ3, और ये क्या आ जाएगा 0 0 प्लस E/2 2πrh। तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2πrh, और n2 क्या खड़ा है E। यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने टोटल फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसको मैं आगे इक्वेशन की फॉर्म में भी राइट कर दूँ जी। अब देखें, ज़रा गौर करें, ये मेरा फ्लक्स आ गया बाय डेफिनेशन, और ये क्या आया E/2 2πrh। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैंने ये दो फ्लक्स क्यों निकाले थे। अभी दूसरा फ्लक्स निकालता हूँ फिर और क्लियर हो जाएगा। दूसरा फ्लक्स, अब दूसरा क्या होना है, बाय गॉसेस लॉ। अच्छा जी, बाय गॉसेस लॉ अगर दूसरा फ्लक्स है तो वो हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स, और ये आएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q कितना है हमें पता नहीं, यहाँ पे Q कितना हमें पता नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये Q निकालना है। क्या करना है, ये Q निकालना है। देखें, अब चूँकि यहाँ पे बात हो रही थी लेंथ की, तो लेंथ के लिए हमारे पास जो होती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमने इंटीग्रल और उसमें भी ये थोड़ी सी बात की थी जब हम इंटीग्रल और डिफरेंशियल की फॉर्म बात कर रहे थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर में क्या होता है कि जो हमारे पास लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये किसके बराबर होती है, ये DQ, वो जो थोड़ा सा आपने थोड़ी सी लाइन ली है उस पर थोड़ा सा चार्ज कितना DQ, और नीचे उसकी आपके पास विड्थ कितनी है उसको आप DZ कह दें। एरिया नहीं है ये,
ये बात गौर से याद रखना, ये सिर्फ इसकी आप वो जो पोर्शन लिया है उसकी लेंथ ले लें, उसकी लेंथ के वेट उसी की बात करनी, ये एरिया नहीं है। क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी में नीचे जो है वो लेंथ एलिमेंट आता है। क्या आता है? लेंथ एलिमेंट। तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डी क्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा डी जी, लैम्डा डी जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इंटीग्रेट कर देता हूँ। डी क्यू लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये डी जी। अब देखें ये तो कट गया, तो ये क्या आ गया? क्यू लैम्डा, और ये डी जी क्या है भाई? हाइट है। क्या है? हाइट। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये जो है लैम्डा एच आ जाएगा, और ये क्या है? ये हाइट है। ये यहाँ पे ये क्या है? ये हाइट है। इसको आप जो है वो एरिया कंसीडर है नहीं करेंगे। अब इस क्यू को उठा के इधर रख दें, फाई ई, तो ये आ गया लैम्डा एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है। अब देखें, अब अगर आप गौर करें तो ये क्या है? ये भी फाई है। ये क्या है? ये भी फाई है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर दें आप यहाँ पे? कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू लैम्डा एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एच एच से क्या हो गया? कैंसिल, और आपके पास ई क्या आ जाएगा? ई क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस। अब अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर साथ ऐड करेंगे। जब यूनिट वेक्टर ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? वेक्टर। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये कैसे होता है वो भी एक कहानी, लेकिन आपने सीधे बात करनी तो आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए कहानी क्या थी? वेरी सिंपल थी। हमने वो लाइन ली, लाइन के ऊपर क्लोज सरफेस नहीं थी, तो हम गॉस लॉ फिर अप्लाई कैसे करते? तो हमने क्या किया? हमने क्लोज सरफेस के लिए वो सिलेंडर कंसीडर कर लिया, और वो क्या है? गैसियन सरफेस है। उसकी 3। अब आपने बात ये याद रखनी है कि जब भी गॉस लॉ लगाना है तो हमें 2 फ्लक्स निकालने हैं। क्या करना है? 2 फ्लक्स निकालने हैं। एक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, दूसरा फ्लक्स बाय गॉस लॉ। अब जो बाय डेफिनेशन होगा उसके लिए आपने देखना है कि वहाँ पे सरफेस कितनी बन रही हैं। जितनी सरफेस बन रही हैं बाय डेफिनेशन निकालने, टोटल करके एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरे पे आ जाएं बाय गॉस लॉ। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने क्यू को रिप्लेस करना है, क्योंकि क्यू का हमें पता नहीं है, वो चार्ज हमें गिवन है नहीं है। अगर चार्ज गिवन होता तो फिर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल लेते। ठीक है, तो चार्ज गिवन नहीं है, तो उस चार्ज की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है? अगली एप्लीकेशन भी आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा। एक बात माइंड में रखनी है, अगर कोई लाइन दी गई हो उसके लिए हम निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई सरफेस दी जाए उसके लिए हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ये कर देते हैं। और अगर कोई वॉल्यूम दिया जाए फिर हम उस पर लगाते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो होती है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नोट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा इधर नोट्स जी, तो ये हमारा टॉपिक है जी। नोट्स आपके सामने हैं, आप इनको पॉज करें नोट्स को और अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाएं। ठीक है, ये नोट्स अगेन देख लें आप, ये देख सकते हैं, ये 2012 और 15 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसका पोर्शन देखें जी, ये आपके पास नोट्स हैं।
क्लियर नज़र आ रहा है आपको? गुड हो गया जी। अच्छा, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट वन जो है हमारे पास ये 5 2 5 3 टोटल इक्वेशन नंबर 1 2। उधर मैंने गॉस पहले सॉल्व कर दिया था, उसके लिए जो फ्लक्स था। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें। इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको बहुत जल्द जो है वो रिस्पॉन्स करूँगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई फिर भी कमेंट करें, अगर आ गई है फिर भी कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपके लिए एक पैगाम कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आजकल स्टूडेंट जो हैं वो फेलोज़ सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी का बैकग्राउंड है उसमें फ़िज़िक्स में, किसी का नहीं है। कुछ तो मैंने फ्रेंड मिले हैं जो एफएससी करके मतलब अभी से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की हुई है सीएसएस की और साथ कोई बीए वगैरह कर रहे हैं। तो उनसे ये लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।